तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केस 2 इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे इसको बनाया जाता है। तो आप लोगों को शुरू से आखिरी तक एकदम बना हुआ मिलेगा, मतलब बना के दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से। देखो, आपको मैंने साइंटिस्ट बनाने के लिए बोला है ना, तो आप साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे, साइंटिस्ट की तरह काम करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि अचानक से मैंने पूरा बना के लिख दिया और आपको सुना दिया, काम खत्म। नहीं, हम शुरुआत से शुरू करेंगे और एंड तक देखेंगे कैसे एक एक स्टेप होता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे, इक्विलेटरल पॉइंट पे। तो इक्विलेटरल पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से चाहिए ना, तो डाइपोल ले लेते हैं। ले लिया जाए एक डाइपोल, अपनी तरफ से हमने एक डाइपोल ले लिया। ये समझ लीजिए हम लोग ना साइंटिस्ट बनने की शुरुआत है, ऐसे ही तो शुरुआत होती है ना। तो हमने एक डाइपोल लिया, ठीक है। इस डाइपोल को हमने ऐसे मिला दिया। इसमें हमने देखा था एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक हमारा प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। अब इसका पूरा पहले इसके बारे में पूरा लिख लीजिए। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, एल, ठीक है। इसके नीचे एल एरो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एल डिस्टेंस इसकी हो गई, ठीक है। इसकी एल डिस्टेंस हो गई। ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये ए बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गया हमारा, पूरा डाइपोल तैयार हो गया ना। ये हमारे पी मान लेते हैं, डाइपोल को पी से रिप्रेजेंट करने वाला पी डाइपोल, ठीक। तो ये हमारा ओ पॉइंट है, समझ गया ना। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा एक डाइपोल है। एल छोटी छोटी इसकी डिस्टेंस हो गई, ए बी एक डाइपोल हो गया, ठीक है। अब इक्विलेटरल पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि ये कि इसकी इक्विलेटरल पॉइंट है पी वाली, ठीक। इक्विलेटरल पॉइंट पी हो गया। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सेंटर पॉइंट से हम लोग एक डिस्टेंस लेते थे एक्सियल लेंथ में, क्या आर, वही आर हम लोगों ने यहाँ ले लिया। तो मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये आर डिस्टेंस हमने ले लिया। अब क्योंकि ये हमारा एक ट्रायंगल जैसा बन रहता है, तो बना लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया, ये थोड़ा सा हिल गई है। हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा ये एंगल बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है। ये एंगल हमारा एक थीटा एंगल बनेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री पर बनेगा सेंटर पर, ठीक है। अब देखो प्लस क्यों है, तो इसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ऐसे, ये हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में जाएगी। ये हमारी बनेगी क्या, E1। सेम इसकी डायरेक्शन में हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो हमारी माइनस वाली है, ये इसकी डायरेक्शन में इधर ही वापस आती हुई बनेगी। तो ये हमारी बनेगी क्या, E2, ठीक है। ये हमारी E2 हो गई। अब इसकी एक रिजल्टेंट है, क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, जो इसके बीचों बीच में होगी। ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट। आप लोगों ने वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा। तो ये हमारी रिजल्टेंट एक हमारी जो है वो रिजल्टेंट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो रिजल्टेंट है, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ बनेगा, इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है E1 E2 E, ठीक है। अब हमको सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो वही सेंटर पॉइंट से E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर वाला, ठीक। ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत जहाँ पड़ेगी तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें, जो हमारी ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, ये इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप लोगों ने हाइपरटेनियस वाला फार्मूला पढ़ा होगा, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपरटेनियस, अब ये 90 डिग्री अगर हमारा बना तो हाइपरटेनियस हमारी ये होगी। तो हमें हाइपरटेनियस निकालना है, उसको ऐसे ही लिखना है। तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये हमारी पड़ी है, तो हमारा आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गई। बेस हमारा क्या है, एल हो जाएगा, प्लस का एल का स्क्वायर। तो अगर हम लोग हाइपरटेनियस की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर है उधर चला जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारी हाइपरटेनियस निकल आई। लिख लेते हैं हाइपरटेनियस हमारी कितनी है, ये भी उतनी ही होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी हमारी उतनी ही होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। निकल आई ना, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब देखो हमारे पास सारी डायरेक्शन पता हो गई, हमें ये भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, नीचे की भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, सारी पता होगी ना। अब हम लोग देखते हैं कि पी पॉइंट पे हमारी क्या होगी। तो पी पॉइंट पे हमारा देखो, पी पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, एक अलग से मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। पी पॉइंट जो हमारा बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। ये एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे करके, ठीक है।
इसमें परपेंडिकुलर है एक हमारा जो रिजल्टेंट ई है वो परपेंडिकुलर है, प्लस क्यू की वजह से हमारा एक हमारी जो वैल्यू निकल के आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ ऐसी है E1, और माइनस की वजह से हमारी कुछ ऐसी है E2। ठीक है, तो ये हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर ये तो ये एंगल है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे हॉरिजॉन्टल में, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा में आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हमारी ये बनेगी E1 साइन थीटा, ये हमारी हो जाएगी E2 साइन थीटा। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस बता दिया जस्ट आपको। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिजल्टेंट बनी, इसकी वजह से ये बना, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो हमारी वैल्यू बनती है वो हमारी बनती है क्या, देखो बात ये है कुछ ऐसी कि जो हमारी रिजल्टेंट होती है वो इन दोनों का सम होती है। जो हमारी E है वो E1, अब क्योंकि ये उसमें है बीच में है ना, तो ये कॉस थीटा में आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस E2 ये वाला कॉस थीटा, क्योंकि कुछ एंगल पे है ना तो रिजल्टेंट में हमारे पास ये एंगल आएगा। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसकी नहीं सॉरी, ठीक है हमारी ये मान लेते हैं, अभी कुछ मत मानो। ठीक, लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ये दोनों हैं E1 और E2 हैं, ये एक दूसरे की सम तो हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छा मान ही लो इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। अब हम अगर E1 और E2 की वैल्यू इस डायग्राम से निकालें तो हम प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे। प्लस क्यू की वजह से अगर हम E निकालें तो हमारा प्लस क्यू की वजह से E1 होगा, E1 होगा। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से E1 होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब हमारी डिस्टेंस ये ली जाएगी ना कि ये ली जाएगी। ठीक है, हम ये डिस्टेंस ये वाली लेंगे, तो ये वाली हमारी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी दूसरी बनी। उसी तरह माइनस क्यू की वजह से अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा बनेगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब भाई हमारे पास क्यू है ना, तो हम क्यू से डायरेक्ट लेंगे ना। देखो वहाँ भी हम लोग डायरेक्ट ही तो ले रहे थे, लेकिन हमें एल का सहारा लेना पड़ रहा था क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी अगल बगल थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे तो ये माइनस क्यू की वजह से हमारी हो जाएगी E2 लिख लिया, तो हमारी क्या हो जाएगी क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इनकी वैल्यू तो आ गई सेम, वैल्यू सेम आ गई, मतलब हमारा E1 = E2 हो जा रहा है। तो अगर हमारा E1 E2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि E1 चाहे E1 cos थीटा लिख लें, E1 सॉरी 2E1 है ना, जोड़ देंगे ना उसको हम लोग भाई, अगर ये सेम जोड़ देंगे ना तो हम इसको चाहे 2E1 cos थीटा लिख लें, चाहे इक्वल में लिख लें 2E2 cos थीटा। ठीक, तो हमारी सेम हो जाएगी ना। तो आप लोग इस लाइन को नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि भी डेरिवेशन भी करना है। ठीक है, तो E2 cos थीटा ले लें चाहे E1 cos थीटा ले लें, हमारा वैल्यू हो जाएगी सेम। तो किसी E1 या फिर E2 की हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन की। तो हम जो हमारी टोटल E है इसमें हम लोग 2E1 ले लेते हैं, cos थीटा ले लिया। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 2E1 की जगह पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट के अंदर r प्लस l का होल स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास यहाँ मिला है E, तो अंडर रूट से हम अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे 2 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन r² प्लस l²। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखो हमारा cos थीटा की वैल्यू हमारा ये है ना, cos थीटा ये एंगल ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो हम cos थीटा की अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो हमारी निकलेगी cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग ध्यान करिए मैथमेटिक्स में हमारा cos थीटा बराबर होता है क्या, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। ठीक है, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, हाइपरटेनियस हमारा ये हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस। तो बेस अपॉन cos थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस।
तो इस एंगल में अगर हम इस चाहे इससे ले हमारा सेम रहेगा, तो हाइपरटेनियस हमारी ये रहेगी, बेस हमारा ये रहेगा। तो यानी कि इस यहाँ पे ओ बी या फिर ओ ए ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, ए पी ले लो, ठीक है। यानी कि ओ ए अपॉन ए पी, इसको ऐसे लिखो ज़्यादा सही रहेगा, ए ओ। तो ए ओ हमारा कितना है, ए ओ हमारा है एल अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी होगी। तो जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास एक और आ जाएगा 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2Q। एक काम करो, इसको वैसे ही रहने दो ताकि ये सॉल्यूशन करने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का की पावर 2 1 एल अपॉन अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/3 1/2 लिख सकते हैं ना। अंडर रूट की वैल्यू पावर में 1/2 होती है, तो ये हमारी पावर कितनी है, 2 है। तो अगर हम दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये ऐड हो जाती है, ठीक, दो सेम वैल्यू है ना ये। तो ये हमारी वैल्यू निकल, जब वैल्यू यहाँ पे रख दी, E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q, ये L भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट जो हमारा है इसको हम लोग ना वैल्यू फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मतलब वैल्यू मतलब पावर के ना दिखा के हम लोग 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पावर है 1/2, यहाँ है 1, तो 1 + 1/2 अगर हम लोग करेंगे तो ये मिलता है 3/2, ठीक है। क्योंकि सेम जब बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमारा ये बन जाएगा, अगला टर्म क्या बन जाएगा हमारा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL हमारा क्या होता है, P होता है, लिख लो। कहाँ से हमें पता चला, वो हमारा डाइपोल की वजह से, ठीक है। हमारा डाइपोल क्या होता है, चलो अभी इसको लिखा रहने तो 2QL अभी मैं बता दूँ, पहले इसको कर लेते हैं। फिर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा 3/2। अब इस P को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं P में, क्योंकि P = होता है 2QL, ये हमारा क्या होता है, डाइपोल। तो यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो हम इसको मिटा के लिख देते हैं P। अब E = हमारा हो जाएगा, तो सेम और एक चीज़ देख लेते हैं यहीं पे। तो वही कंडीशन हमारे पास फिर से आ गई जो हमारी एक्सियल वाले में आई थी। जो हमारा R होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है L से, तो L को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो L को जो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा कि R। तो हम लोग बहुत कम छोटी वैल्यू होती है ना, तो उसको हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, जीरो नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट जीरो कर देंगे तो हमारा डाइपोल ही खत्म हो जाएगा ना। इसको हम जीरो नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब नहीं काउंट में नहीं जोड़ते, छोटी सी चीज़ क्या जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 तो ये हमारा P बचा। तो हमारे पास सिर्फ बचा कितना, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 3/2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचा फाइनल में वो हमारे पास बचता है क्या, E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R³। तो ये हमारी हो जाती है कैसी वाली इक्वेशन में, इक्वेटोरियल इक्वेशन इक्वेटोरियल जो हमारी होती है उसमें हमारी ये वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। बहुत आसान डेरिवेशन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ऐसे हम करके इसका निकाल सकते हैं। तो हमें याद करने वाली चीज़ें क्या होती है, एक तो डाइपोल हमें याद करना पड़ेगा, याद मतलब समझना पड़ेगा कि डाइपोल का फार्मूला बनाना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकली है, ठीक। तो आपको पता ही चल गया कैसे निकली होगी, बेस अपॉन हाइपरटेनियस वाला फार्मूला हमने लगा दिया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे क्योंकि कॉस थीटा आता है, ठीक। फिर ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि हमारी जो रिजल्टेंट होती है वो प्लस में होती है। जो हमारा ये रिजल्टेंट होता है इन दोनों का प्लस होता है, ठीक है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का प्लस होता है।
तो हमने वहाँ पे यहाँ पे एक लिखा हुआ था, तो ई हमारी जो होती है वो E1 cos थीटा E2 cos थीटा की प्लस होती है, ठीक है, ये होता है। अब क्योंकि इनकी वैल्यू सेम निकली, हमने देखा जब वैल्यू सेम थी, तो हमने सोचा कि 2 कर लेते हैं, तो हमने 2e कर लिया। तो E1 में से E2 में से कोई भी वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ये आ जाएगी। फिर हमारे पास पता है cos थीटा को रख देंगे, और l को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, r की कंपैरिजन में बहुत छोटा मानते हैं। भाई देखिए पावर भी आ गई, अब इसके ऊपर r स्क्वायर है, ये है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है तो ज़्यादा 2 है मान लो, तो ज़्यादा पावर 4 हो जाएगी, और इसकी बहुत ज़्यादा है 8 वाट है, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 8 8 जा 64, तो 64 4 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब एकदम छोटी सी वैल्यू, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बनके तैयार रहता है। तो छोटा सा और पॉइंट इसके अंदर एक आता है कि जो हमारी इक्विलेटरल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो हमारी इससे पहले निकली थी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर था, क्यूब था शायद उसमें भी, तो जो क्यूब था, तो ये हमारी कितनी निकल के आती है, ठीक है। ये मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो ये वाला हम देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके और समझ लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे। और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, उस कोई भी चीज़ ऐसी छुपा के या डायरेक्ट नहीं की जिससे कि आपको सोचना पड़े आखिर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो एक रिलेशन छोटा सा है, आप लोग समझ लीजिए, इस रिलेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा भी जाए आपके उसमें एग्ज़ाम वगैरह में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ को सॉल्व करने में, ठीक है। तो बात ये है कि हमारे पास 2 केस थे, एक केस था हमारे पास क्या, हमारे पास एक केस हमारे पास आता है केस 1, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है किसकी वजह से, एक्सियल लेंथ की वजह से, ठीक है। एक्सियल पॉइंट कहते हैं, एक्सियल लेंथ मत कहो, पॉइंट की वजह से। तो हमारी क्या निकली थी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, तो ये एक इक्वेशन ये बनी थी। दूसरा केस हमारे पास अभी जो मैंने आपको बताया वो हमारा केस था इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू इक्विलेटरल पॉइंट की वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट के, इक्वेटोरियल या इक्विलेटरल, ऐसे इक्वेटोरियल कहा जाता है इसको, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की वजह से, ठीक है, या फिर ब्रॉड पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो आई थी, E आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ठीक आई थी। अब इन दोनों का रिलेशन अगर हम दोनों को एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के रिलेशन में देखें, तो हमारी क्या है कि अगर हम इस 2 को अलग कर दें, इसमें से 2 को अलग कर देंगे तो हमारी ये आ जाएगी, यानी कि इसको हम लिखेंगे एक्सियल पॉइंट की, तो इसको हम लिखेंगे इक्विलेटरल पॉइंट की, ठीक है। तो जो एक्सियल पॉइंट की हमारी है, ठीक, एक्सियल पॉइंट की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल पॉइंट की जो हमारी E एक्सियल कर देते हैं इसको, तो E = क्या है, अगर हम 2 को अलग करके इसको लिखें, मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, तो ये हमारी सेम कैसी आ जाती है, इसकी इक्विलेटरल की, इक्वेटोरियल के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो E एक्सियल जो हमारा हो जाएगा 2E कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप आ जाता है इसके बीच में। तो छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता देते हैं, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल पॉइंट आ जाता है। तो अब एक चीज़ और सोचने वाली आ जाती है कि डाइपोल की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसमें क्यूब में आने लगी। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें स्क्वायर में आती थी, इसमें तो क्यूब में आने लगी, यानी कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डिस्टेंस अगर हम उसमें निकालेंगे, देखो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते थे वो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे, तो वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² निकल के आती थी, यानी कि हम सिर्फ r² निकल के आती थी, तो r में हम इसको डिफाइन करें, और अब क्यूब में आने लगी है, दोनों में क्यूब में आई है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले आप लोग फार्मूला देख लें, ये हमारी P
ये चार्ज की वजह से है, ये P की वजह से R क्यूब में आ रही है, ठीक है। फिर 2 आती है 2 पॉइंट में, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं। तो इससे पहले हमारी क्या आ रही थी, जो पॉइंट चार्ज हुआ करते थे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी थी R² में आती थी। अब डाईपोल की जब बात आती है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, क्यूब में आने लगी है। यानी कि अगर हम लोग इसका रिलेशन देखें, ये चीज़, ये रिलेशन क्या होगा हमारा, ये रिलेशन देखते हैं E में, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, E इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये है पॉइंट चार्ज की वजह से। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, ये हमारा हो जाता है किसकी वजह से, डाईपोल की वजह से। मतलब कि अगर हमारी अब क्यूब में मतलब डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा, अभी तक स्क्वायर में फ़र्क पड़ता था, ठीक है, क्यूब में। यानी कि डाईपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, लेकिन पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तक जाएगी। जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि वहाँ R² डिस्टेंस पे काम हो रहा है और यहाँ पे R³ डिस्टेंस पे काम हो रहा है, तो ज़्यादा पड़ेगी। माने जिसे मान लेते हो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, E पॉइंट चार्ज की अगर डिस्टेंस 2 है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ R² होके ये बनेगा कितना, 1/4, ठीक है, 1/4 बनेगा। वहीं अगर 2 मीटर की डिस्टेंस डाईपोल में ले लेते हैं तो ये बनेगा 8, यानी कि 8 पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंसिटी, ये देखो इतना फ़र्क आ रहा है। तो 8 डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये हमारी कम है, तो ऐसा फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वायरेशन हो जाएगा जो हम लोग देखेंगे डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक टॉर्क पता करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी सी, और समझने सोचने की कोशिश करिएगा, लेकिन याद करने की कोशिश मत करिएगा, रिमेंबर करने की कोशिश करिएगा उस तरीके से कि आप 0 से स्टार्ट हुए हैं, आप 0 से चले हैं, जितने भी नंबर तक आप 12, 13 जो भी नंबर पे जा रहे हैं, आपको बीच के नंबर की हर स्टेप याद होनी चाहिए कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके पहुँचे हैं 12, 13 तक। ये नहीं होना चाहिए कि आपको 1 पता है, फिर 2 गायब है, 3 गायब है, फिर आपको पता है 4 आता है, ऐसे होता नहीं। मुझे पता है कि यहाँ से ऐसे आएगा लेकिन बीच में क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। आपको डेरिवेशन कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट का एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट माने जाएंगे, तभी आप अपना एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या पॉइंट आ रहे हैं उसमें, तो कैसे आप, ठीक। तो अब हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम टॉर्क के बाद में आएंगे अपने न्यूमेरिकल, तो जिससे जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो सारे लगाएंगे हम लोग। और आपके जो फेवरेट न्यूमेरिकल होंगे जिसको आप नहीं कर पा रहे होंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके करके आप भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। जय हिंद।